नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोग पूरा डायोड और ट्रांजिस्टर और उसमें ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन सभी टाइप जितने डायोड होते हैं सभी को पी जंक्शन, रेक्टिफायर, बैरेक्टर, टनल ये सभी डायोड हम लोग 8 डायोड टोटल पढ़े हैं। तो अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पलीफायर, मॉसफेट, ऑक्सीलेटर और इसके बाद एफईटी और आपके जो है इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए एम्पलीफायर क्या होता है। तो एम्पलीफायर देखिए क्या होता है कि एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट सिग्नल के पावर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब कि एम्पलीफाई कर देता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। अगर देखिए सिंगल ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है तो उसे हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बोलते हैं। अगर उसमें ढेर सारे कैस्केडिंग में करके यूज कर देते हैं तो उसे हम लोग मल्टी स्टेज बोलते हैं। इन सभी को देखेंगे तो क्लासिफिकेशन देखिए एम्पलीफायर का। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन आप ऑपरेशन के आधार पे सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर के आधार पे, क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास ए बी होता है और क्लास सी होता है। तो क्लास ए एम्पलीफायर देखिए क्या होता है। क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है इसमें आउटपुट जो मिलता है देखिए पूरा कंप्लीट साइकिल मतलब 360 डिग्री पूरा आपको मिलता है, मतलब वन कंप्लीट साइकिल जो है आउटपुट मिलता है। क्लास ए एम्पलीफायर में लॉसेस ज़्यादा होते हैं, डिस्टार्शन कम होता है, इफिशियंसी जो होती है वो 50% रहता है। फिगर ऑफ मेरिट जो होता है 2 होता है और क्यू पॉइंट जो होता है, कहाँ क्यू पॉइंट जो होता है कर्व के बीच में मतलब रखते हैं इसको, ठीक है। और इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें अब क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है, क्लास बी एम्पलीफायर को देख लेते हैं। तो क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है देखिए आउटपुट जो मिलता है वो हाफ साइकिल मिलता है, मतलब 180 डिग्री मिलता है, मतलब हाफ साइकिल में जो है आउटपुट हाफ साइकिल में मिलता है। और लॉसेस जो होता है इसमें भी ज़्यादा होते हैं, मतलब कि क्लास ए के कंपेयर में लॉसेस कम होते हैं। डिस्टार्शन जो होता है क्लास ए में बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन क्लास बी में डिस्टार्शन जो होता है इसलिए आउटपुट हमको 180 डिग्री ही मिलता है। और इफिशियंसी जो होती है 78% मिलता है इफिशियंसी। फिगर ऑफ मेरिट जो होता है वो 0.04 होता है, 0.04 इसको याद रखिएगा। पल्स पुल एम्पलीफायर में इसका यूज करते हैं क्लास बी एम्पलीफायर का। इसके बाद जो है क्लास ए बी एम्पलीफायर है। देखिए तो क्लास ए बी एम्पलीफायर को हम लोग देख लेते हैं। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है देखिए आउटपुट जो मिलता है ये 180 से लेकर 360 के बीच में मिलता है। लॉसेस जो होती है कम होती है, डिस्टार्शन होता है, ए और बी के बीच में डिस्टार्शन रहता है। और इफिशियंसी जो है 50 से लेके 78% जो है इफिशियंसी रहती है। और फिगर ऑफ मेरिट जो है 0.4 से लेके 2 तक फिगर ऑफ मेरिट रहता है। क्यू पॉइंट को जो है हम लोग कट ऑफ रीजन में रखते हैं। जो क्यू पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्यूसेंट पॉइंट बोलते हैं, डीसी लोड लाइन पे ड्रा करते हैं, ये कट ऑफ रीजन के पास में रखते हैं। इसके बाद जो है देखिए इसके बाद क्लास सी एम्पलीफायर जो है, क्लास सी एम्पलीफायर का यूज कहाँ करते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्लास सी एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है ये 180 डिग्री से कम मिलता है, मतलब 90 ज़्यादा मिलता है, 180 से कम मिलता है। लॉसेस जो होता है कम होता है, लेकिन डिस्टार्शन बहुत ज़्यादा होता है, डिस्टार्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इफिशियंसी जो है देखिए 85% मिलती है, 85% इफिशियंसी। फिगर ऑफ मेरिट जो होता है 0.25 से भी कम रहता है। यूज कहाँ करते हैं तो ट्यून्ड सर्किट में हम लोग यूज करते हैं क्लास सी एम्पलीफायर का। इसके बाद देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन के आधार पर देख लिए, तो अब आता है कपलिंग के आधार पे। तो कपलिंग के आधार पे देख लेते हैं। देखिए एम्पलीफायर का कपलिंग के आधार पे, तो कपलिंग के आधार पे देखिए एक कौन कौन से होते हैं एम्पलीफायर। तो सबसे पहले क्या होता है कपलिंग के आधार पे, आरसी कपलिंग होता है। तो आरसी कपलिंग में क्या करते हैं हम लोग, देखिए एक कैपेसिटर जो है कपलिंग के लिए हम लोग जोड़ने के लिए जो है मल्टी स्टेट मतलब सेकेंड, पहले एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से ऐड करने के लिए, कैस्केड करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो आरसी कपलिंग क्या होता है, इसमें हम लोग जो कपलिंग डिवाइस होता है वो कैपेसिटर यूज करते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज जो होता है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज तक यूज करते हैं। लो कास्ट होता है। नॉट यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग में हम लोग आरसी कपलिंग का यूज नहीं करते हैं। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई करना होता है तो वहाँ पर ये एम्पलीफाई है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग का मतलब ये है कि हम लोग जब कपलिंग करते हैं, कैस्केडिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज कर लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपलिंग बोलते हैं। इसमें कपलिंग डिवाइस क्या रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है। फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जो है वो पुअर रहती है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए इंपिडेंस मैचिंग में जो है हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग का। इसके बाद जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन बेटर मिलता है। और कास्ट तो ज़्यादा रहेगा, ट्रांसफार्मर आता है तो भाई साहब कास्ट तो रहेगा ही। और ट्रांसफार्मर की वजह से इसका जो साइज होती है वो भी बड़ा हो जाता है। सबसे सस्ता वाला
ठीक है, देखिए डायरेक्ट कपलिंग होता है, इसमें नो यूज एनी डिवाइस, कोई यूज नहीं करते हैं सॉरी, कोई यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी के जो पहला एम्पलीफायर होता है उसके आउटपुट को दूसरे वाले जो एम्पलीफायर होता है उसके इनपुट से हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बिना किसी डिवाइस के, तो उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग बोलते हैं। डीसी और लो फ्रिक्वेंसी के लिए इसका यूज करते हैं, उस पर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है वो अच्छा मिलता है। लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं, सस्ता होता है, सिंपल होता है। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए हम लोग फीडबैक देखते हैं, फीडबैक से क्या है, तो देखिए क्या होता है इसमें, फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी डिवाइस से आपको आउटपुट में मिल रहा है जो, ठीक है, उसमें जो है कुछ मान लीजिए एरर आ जा रहा है, तो उस एरर को मतलब भाग को हम लोग क्या करते हैं फिर से इनपुट में दे देते हैं, तो उसी को हम लोग फीडबैक बोलते हैं। मतलब आउटपुट के कुछ भाग को इनपुट में देने के प्रोसेस को फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, फीडबैक जो है 2 टाइप के होते हैं और इसमें भी देखिए एक ओपन लूप होता है, एक क्लोज लूप होता है। तो अगर हम लोग फीडबैक यूज़ करेंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज लूप गेन बोलेंगे या सिस्टम बोलेंगे। और अगर हम लोग बिना फीडबैक के यूज कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, देखिए फीडबैक जो गेन होता है ए इक्वल टू ए अपान वन माइनस ए बीटा होता है। और निगेटिव इसमें क्या होता है, देखिए जो फीडबैक होता है, फीडबैक सिग्नल देते हैं उस जो होता है इनपुट सिग्नल के सेम फेज में होता है, मतलब कि इनपुट जो फीडबैक सिस्टम होता है उसका सिग्नल और फीडबैक सिग्नल और इनपुट में जो सिग्नल दे रहे हैं दोनों सेम फेज में रहते हैं, तो मतलब 0 या 360 डिग्री का उनके बीच में फेज शिफ्ट रहता है। इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बढ़ जाता है, गेन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए नीचे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन घटेगी तो वैल्यू जो है आपका ओवरऑल बढ़ जाएगी। डिस्टार्शन जो है ज़्यादा होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, डिस्टार्शन जो है पॉजिटिव फीडबैक में डिस्टार्शन ज़्यादा होता है। आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो कम मिलता है, बैंडविड्थ जो है वो कम मिलता है, बैंडविड्थ कम मिलता है। और स्टेबिलिटी जो है वो पुअर होती है, बैंडविड्थ कम होता है और स्टेबिलिटी जो है वो खराब होती है पॉजिटिव फीडबैक की। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो होता है वो पुअर होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व पुअर होता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है, देखिए नेगेटिव फीडबैक जो है, नेगेटिव फीडबैक से क्या पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक जो गेन होता है, देखिए ए अपान वन प्लस ए बीटा होता है, तो इससे आपको देख के लग रहा होगा कि नीचे जब किसी वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है वो और कम हो जाती है, तो यहाँ अरे ज़्यादा हो जाती है सॉरी। तो यहाँ से ए इक्वल टू ए अपान वन प्लस ए बीटा होता है, ये गेन का सिस्टम है, गेन है। और एडवांटेज क्या है देखिए इसमें, तो एडवांटेज ये है बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाती है, हार्मोनिक्स जो है कम हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्टार्शन जो है, डिस्टार्शन जो है वो कम हो जाती है, और फेज में डिस्टार्शन जो है वो भी कम हो जाता है। इनपुट और आउटपुट जो इनपुट सिग्नल होता है और फीडबैक जो सिग्नल होता है दोनों में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट रहता है। स्टेबिलिटी नेगेटिव फीडबैक से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नॉइज लेवल जो होता है वो घट जाती है, नॉइज लेवल जो है वो घट जाती है। और डिसएडवांटेज क्या है, इससे गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, गेन रिड्यूस होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। और इनपुट और आउटपुट जो फीडबैक सिग्नल होता है दोनों के बीच का एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, मतलब समझिए ऐसे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखिए एफईटी और मासफेट बच रहा था, तो एफईटी और मासफेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एफईटी में क्या है, देखिए यही से इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है, इसी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। एफईटी को हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं, देखिए एफईटी को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है इसमें क्या है कि देखिए वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है, 3 टर्मिनल वाली डिवाइस होती है, 3 टर्मिनल वाली यूनिपोलर डिवाइस होता है, और यूनिपोलर होता है, और इसमें हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है एफईटी का, स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इसका एफईटी जो है, एफईटी में कौन सा ब्रेकडाउन होता है, तो एवलांच ब्रेकडाउन है एफईटी में होता है। और इसमें जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर म्यू इक्वल टू जीएम इंटू आर डी होता है, जीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। आई डी इक्वल टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस अपान वी पी का होल स्क्वायर होता है। और इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पहले बताया आपको, मासफेट होता है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, एन चैनल होता है, एन चैनल पर गेट जो होता है, गेट को हम लोग निगेटिव वोल्टेज देते हैं, और पी चैनल रहता है, अगर पी चैनल है तो गेट को हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं। ठीक, और ये इसका देखिए एन चैनल का फिगर है, और ये जो है पी चैनल का फिगर है, यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें एन चैनल वाले में जो एरो हेड होता है वो अंदर की तरफ इंटर करता है, और पी चैनल जो होता है एरो हेड वो बाहर की तरफ लीव करता है। ठीक है, इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल में गेट, सोर्स और ड्रेन होते हैं। करंट का जो फ्लो होता है वो सोर्स से ड्रेन की ओर होता है। ठीक है, तो सोर्स से ड्रेन की ओर जो है करंट का फ्लो होता है। इसके बाद इसका इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है, तो 10 पावर 8 से लेकर 10 पावर 12 तक ओम तक रहता है, 10 पावर 8 से 10 पावर 12 तक। और
केवल डिप्लेशन मोड में ऑपरेट करता है। ओमिक रीजन में जो ओमिक मतलब रीजन होता है, वहाँ पर जो इसका फील्ड होता है मतलब एक तरह से लीनियर डिवाइस की तरह वर्क करता है, ठीक है। सैचुरेशन जो होता है देखिए सैचुरेशन रीजन में एफईटी जो है एम्पलीफायर की तरह और ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। और जी जो होता है जीएम इक्वल टू क्या हो जाता है, जी नॉट जीएम इक्वल टू जीएम 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी होता है। यहाँ से पिंच ऑफ वोल्टेज भी कभी कभी पूछता है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वह मिनिमम वोल्टेज होता है जहाँ पर ड्रेन करंट जो होता है वो सेचुरेट हो जाती है, तो उसे हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। अब आते हैं भाई साहब ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो ऑक्सीलेटर से हम लोग देखिए देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीलेटर से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन से ऑक्सीलेटर होते हैं, तो ऑक्सीलेटर देखिए क्या है, ऑक्सीलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। तो ऑक्सीलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो डिजायर्ड मतलब कि हम जैसा चाहते हैं वैसे फ्रिक्वेंसी का आउटपुट देता है, तो हम लोग उसे ऑक्सीलेटर बोलते हैं। मतलब कि एसी सिग्नल को जनरेट करता है, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ऑक्सीलेटर, ऐसे समझिए सिंपल वे में। कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी को या फिर उसमें बदलता है आपके। और इसमें एसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए या डीसी सोर्स से प्राप्त कर लेता है, मतलब वही है कि एसी आउटपुट पाने के लिए आप लोग डिजायर्ड डीसी को सोर्स से प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें देखिए क्या है कि नॉन जो साइनसोडियल होता है, साइनसोडियल या नॉन साइनसोडियल दोनों तरह के सिग्नल हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे ऑक्सीलेटर से हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर मतलब साइनसोडियल या फिर सातूथ रैंप स्क्वायर वेव जैसा सिग्नल चाहते हैं वैसा सिग्नल हम लोग इसे उत्पन्न कर लेते हैं। अब देखिए इसमें आता है क्वेश्चन पूछता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी के आधार पर ऑक्सीलेटर। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 किलोहर्ट्ज तक होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है 20 से 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है, 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक होता है। और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी जो होता है 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 1000 गीगाहर्ट्ज तक होता है। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्सीलेटर। तो ऑक्सीलेटर का क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए एक साइनसोडियल जो वेव जनरेट करती है वो ऑक्सीलेटर है, उसके बाद एक नॉन साइनसोडियल जो है वेव जनरेट करती है वो ऑक्सीलेटर है। तो इसमें कौन कौन सा देखिए आपका ट्यून्ड ऑक्सीलेटर है, या इसको हम लोग कलेक्टर ऑक्सीलेटर बोलते हैं। इसके बाद ये आपका ट्यून्ड ऑक्सीलेटर है। और इसके बाद हर्टले ऑक्सीलेटर, कॉल्पिट ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर और आरसी जो है ऑक्सीलेटर होता है, जिसमें आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर होता है। और वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर होता है। इसके बाद नॉन साइनोसोडियल वेव जनरेट करने के लिए जो है तो मल्टी वाइब्रेटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मल्टी वाइब्रेटर। और इसके बाद ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होता है एक, और इसके बाद आप स्वीप जो स्वीप होता है या फिर सातूथ वेव जनरेट करने वाले ऑक्सीलेटर्स होते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं, देखिए कौन कौन से ऑक्सीलेटर होते हैं। और इसको बहुत अच्छे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं भाई साहब। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो ट्यून्ड ऑक्सीलेटर होता है, ट्यून्ड ऑक्सीलेटर को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें ट्यून्ड जो ऑक्सीलेटर होता है ये हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पर इसको फिगर देख सकते हैं, एक हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इसके बाद जो है फिगर है यहाँ पर। और आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो मिलता है देखिए ट्यून्ड ऑक्सीलेटर का जो फ्रिक्वेंसी मिलता है कितना मिलता है, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में L1 और L2, मतलब कि L1 और C1 जो है। तो L1 C1 का मतलब है L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। L1 का जो यहाँ पर ये L1 है ये, और इसके बाद C1 जो है यहाँ से है। तो देखिए ट्यून्ड ऑक्सीलेटर है, ट्यून्ड ऑक्सीलेटर को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ट्यून्ड ऑक्सीलेटर जो है ये देखिए इसमें क्या है कि एक हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो इस दोलन में ट्यून्ड सर्किट होता है। तो इसमें क्या है देखिए यहाँ से एक ये इंडक्टर लगे होते हैं, ये एक इंडक्टर है, ये एक इंडक्टर L1 L2, ठीक है। इसके बाद एक कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं C1, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आउटपुट पे हम लोग जो मिलता है उसको ले लेते हैं। इसके बाद देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना होता है। तो 1/2 पाई अंडर रूट में L1 और C1 होता है, ठीक है। तो L1 क्या होता है सेकेंडरी साइड का जो होता है, सेकेंडरी साइड का जो आपका इंडक्टेंस होता है वो, और कैपेसिटर होता है इसको, ठीक है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में इसका यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसमें दोलन के लिए देखिए ऑक्सीलेटर सर्किट के रूप में ट्यून्ड सर्किट का यूज करते हैं। L1 और L2 का यूज करके 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि L1 और L2 का यूज करके कितने डिग्री का फेज शिफ्टिंग करते हैं। तो इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग होती है। और कॉमन अमीटर जो है, कॉमन अमीटर का यूज करके ट्रांजिस्टर जो होता है कॉमन अमीटर मोड में ऑपरेट करा के हम लोग 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेते हैं। हर्टले ऑक्सीलेटर देखिए होता है, तो हर्टले ऑक्सीलेटर जो है, हर्टले ऑक्सीलेटर से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो हर्टले ऑक्सीलेटर से सिंपल सा चीज जानिए देखिए।
जो इसका फिगर है, देखिए फिगर थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से ये फिगर बना हुआ है, कौन-कौन से है, रेजिस्टेंस लगा है, R1 R2 होता है। इसके बाद ये यहाँ पर कॉमन एमीटर सर्किट यूज़ हम लोग करते हैं और एमीटर बाईपास कैपेसिटर लगा होता है। तो यहाँ से कपलिंग कैपेसिटर के माध्यम से हम लोग एक ट्रांसफार्मर ले आते हैं, ट्रांसफार्मर ले आके लगा के फिर आउटपुट में हम लोग लेते हैं, ठीक है? तो इसमें डायरेक्टली पूछता क्या है, देखिए तो सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखिए, फीडबैक फ्रैक्शन जो है, ये पूछता है फीडबैक फ्रैक्शन कितना होता है, तो L2/L1 होता है। फ्रीक्वेंसी जो है देखिए L इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? तो F इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई L इक्विवेलेंट इंटू C होता है। L इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखिए। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, मतलब 30 मेगाहर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग हार्टले एक्सीलेटर का यूज़ करते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, रेडियो रिसीवर में हो गया, इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और इसके बाद कॉमन एमीटर सर्किट का यूज़ करके हम लोग यूज़ करते हैं और इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्टिंग देते हैं कॉमन एमीटर से। L1 L2 जो है ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करते हैं। L1 और L2 जो है यहाँ पर देखिए L1 और L2 लगा है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करते हैं। यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ रेडियो रिसीवर में और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर, रेडियो रिसीवर में, इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं। इसके बाद कॉलपिट एक्सीलेटर आता है। देखिए कॉलपिट एक्सीलेटर जो है, फिगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फिगर है ये इसका। और इसमें आउटपुट जो कॉलपिट तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो मिलता है देखिए 1/2 पाई अंडर रूट में L इंटू सी इक्विवेलेंट मिलता है यहाँ पर। हर्टले देखिए यल से हर्टले, यल आ रहा है लास्ट में ना, तो वहाँ पर यल इक्विवेलेंट करते हैं। कॉलपिट सी से कैपेसिटर होता है, तो सी से कॉलपिट होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, फीडबैक जो होता है सी इक्विवेलेंट रहेगा। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं हम लोग, तो सी की वैल्यू तो क्या मिलता है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है। C1 C2 अपान C1 प्लस C2 फीडबैक फ्रैक्शन होता है, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो फीडबैक फ्रैक्शन कितना आता है, C1 अपान C2 होता है, ठीक है? यूज़ कहाँ करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें C1 C2 जो है, C1 और C2 को कॉमन इंडक्टर यल के समांतर में रखते हैं। देखिए C1 C2 जो है ये आपका इंडक्टर यल के समांतर में रखते हैं, ठीक है? और इसमें 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग लेने के लिए हम लोग कॉमन एमीटर सर्किट का वही यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर करते हैं, रेडियो रिसीवर में, इन सब जगहों पर यूज़ करते हैं। कॉलपिट एक्सीलेटर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसका। फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर देखिए क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दोनों ही सिम देख लेंगे भाई साहब। तो फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर जो है देखिए, तो इसमें क्या है, देखिए इसका फिगर फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का। और यहाँ से क्या है, देखिए हम लोग C1 C जो होता है, आर C1 C2 C3 और R1 R2 R3 यूज करते हैं। और इसमें क्या है देखिए कि यहाँ पर जो है हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग की तरह यूज करते हैं इसको पहले। तो यहाँ पर देखिए जो आउटपुट मिलता है वो हम लोग कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं, अमीटर बाईपास कैपेसिटर जो है लगाते हैं रेजिस्टेंस के, जो अमीटर रेजिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में। और आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना मिलता है, तो F इक्वल टू F नॉट इक्वल टू या F इक्वल टू 1/2 पाई RC अंडर रूट में 6 मिलता है, ठीक है? और इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। आरसी नेटवर्क को मिलाकर इसको बनाते हैं हम लोग। 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 आरसी नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये आपका आरसी नेटवर्क है, देखिए यहाँ पर ये जो है आपका आरसी नेटवर्क है। तो 180 डिग्री, और यह एक स्टेबल डिवाइस है, तो मतलब सिंपल समझिए आरसी फेज ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेटर होता है, इसमें क्या है कि स्टेबल डिवाइस होता है, बेटर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट करने के लिए हम लोग 3 आरसी नेटवर्क का यूज करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए यूज करते हैं इसका। तो इसमें कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है कि बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बीटा इक्वल टू A/129 होता है, या बीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है, बीटा इक्वल टू 1/29 होता है, या ए इक्वल टू क्या होता है, 29 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है बीटा की वैल्यू क्या होती है, तो बीटा इक्वल टू 1/29 होता है। इसके बाद जो है देखिए इसमें आता है नेक्स्ट ब्रिज वेन एक्सीलेटर, वेन ब्रिज एक्सीलेटर आता है। तो वेन ब्रिज एक्सीलेटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक हम लोग यूज करते हैं। जितने आपके ऑक्सीलेटर हैं सभी में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, लेकिन वेन ब्रिज एक्सीलेटर जो है उसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक यूज करते हैं। आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो मिलता है देखिए कितना मिलता है, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है आपको मिलता है F इक्वल टू 1/2 पाई R1C1 प्लस इंटू R2C2। या फिजिकल टू क्या मिल जाता है, तो 1/2 पाई R1C1 इंटू R2C2 मिलता है। 10 हर्ट्ज से लेके 1 मेगा हर्ट्ज तक की स्टेबल फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करने के लिए यूज करते हैं। ऑडियो ऑक्सीलेटर में यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करके इसमें आसानी से फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित करते हैं, ठीक है? बीटा की जो वैल्यू मिलती है देखिए ऑक्सीलेटर के लिए, तो बीटा इक्वल टू 1/3 मिलता है बीटा की वैल्यू, ठीक है? तो ऑक्सीलेटर यहाँ से हम लोग देखिए
है। इसके बाद एक क्रिस्टल ऑसिलेटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल ऑसिलेटर, और पूछा भी जाता है। देखिए तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है, देखिए क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, तो इसमें क्या है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रेशर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर मिलता है, या इलेक्ट्रिकल प्रेशर दे देते हैं तो मैकेनिकल हमको फोर्स मिलता है। तो मैकेनिकल फोर्स दे करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटर, क्रिस्टल बोलते हैं। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, ठीक है। इससे क्या होता है कि देखिए इसमें एक स्टेबल, सबसे स्टेबल फ्रिक्वेंसी होती है ये, और इसमें जो रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी होती है 1/2 पाई रूट LC होता है। और पैरेलल रेजोनेंस के लिए क्या होता है, तो 1/2 पाई रूट में अंडर रूट में LCT इक्विवेलेंट होता है। तो CT इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, C × CM/CM+CS होता है। यूज कहाँ करते हैं, देखिए स्टेबल फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें जो है देखिए क्रिस्टल, रिसॉल्ट साल्ट, क्वार्ट्ज, ये सभी यूज करते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है 25 kHz से लेके 10 MHz तक होती है। सबसे स्टेबल, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे स्टेबल फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सीलेटर कौन सा होता है, तो क्रिस्टल एक्सीलेटर होता है। इसके मल्टी वाइब्रेटर से देखते हैं। देखिए तो हम लोग मल्टी वाइब्रेटर को जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मल्टी वाइब्रेटर एक, देखिए क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्क्वायर वेव या पल्स वेव को जनरेट करता है, ठीक है। मल्टी वाइब्रेटर में ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन में कार्य करते हैं। और ये सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः मल्टी वाइब्रेटर में 2 ट्रांजिस्टर का हम लोग जनरली यूज करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, मल्टी वाइब्रेटर जो है ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव फीडबैक का हम लोग इसमें यूज करते हैं। और इसमें 2 स्टेट होते हैं, एक स्टेबल स्टेट होता है, एक अनस्टेबल स्टेट होता है, या ए स्टेबल होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी वाइब्रेटर जो है हम लोग देखिए 3 तरह के होते हैं, ए स्टेबल होता है, मोनो स्टेबल होता है, बाई स्टेबल होता है। यहाँ से देखिए तो ए स्टेबल, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनता है इससे देखिए, तो हम लोग ए स्टेबल होता है, मोनो स्टेबल होता है, और बाई स्टेबल होता है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि ए स्टेबल जो होता है, ए स्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। ए स्टेबल में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती है। और ए स्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ए स्टेबल है, ए स्टेबल में कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होता है। इसको हम लोग फ्री रनिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट बनता है कि ए स्टेबल को और किस नाम से जानते हैं, तो ए स्टेबल को जो है हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं, ऑक्सीलेटर में, टाइमिंग सर्किट में, और इसके बाद स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आता है देखिए मोनो स्टेबल जो होता है। तो मोनो स्टेबल जो होता है, मोनो स्टेबल में क्या होता है, एक स्टेट स्टेबल होता है और दूसरा जो होता है वो अनस्टेबल होता है या ए स्टेबल होता है। एक स्टेबल होता है, दूसरा अनस्टेबल होता है। और इसमें क्या होता है देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं, मोनो स्टेबल जो होता है, मोनो स्टेबल को वन शॉट बोलते हैं। और ए स्टेबल जो होता है, ए स्टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो मोनो स्टेबल का यूज कहाँ करते हैं, मोनो स्टेबल का यूज हम लोग करते हैं पल्स वेव को जनरेट करने में, ड्यूटी साइकिल के लिए, और गेटिंग सर्किट में, लीनियर रैंप जनरेटर में, इन सब जगहों पर यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका देखिए बाई स्टेबल जो होता है। बाई स्टेबल को हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो बाई स्टेबल जो होता है, इसमें इसमें क्या है देखिए कि जो दोनों स्टेट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जो है दोनों स्टेट स्टेबल होते हैं। और मेमोरी सर्किट में इन सब जगहों पर हम लोग इसका यूज करते हैं। और इसमें और इतना पॉइंट ध्यान रखिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। तो इसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखिए क्या है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग कंप्लीट हो जाता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर से देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको हम लोग देख लेंगे। बहुत ज़्यादा हम नहीं पूछा जाता है यहाँ से, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर देखिए। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है देखिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक हाई गेन जो होता है, हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जो हम लोग यूज इसलिए करते हैं, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए इन सब जगहों को यूज करते हैं हम लोग। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। तो देखिए इसमें पॉइंट क्या है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक क्या है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जिसका यूज हम लोग क्या किस लिए करते हैं, तो एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन, इन सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है। और इसके बाद जो है देखिए इसमें कुछ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये सिंबल होता है, ये सिंबल जो है आप देख रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। इसके बाद जो देखिए इसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि इसमें कौन सी वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए जो पैरामीटर है, इसके बाद आइडियल कंडीशन में है ये, और ये जो है आपका प्रैक्टिकल कंडीशन में है, ठीक है। तो सबसे आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यही डायरेक्टली पूछता है, बाकी इससे ज़्यादा आप लोग के कुछ नहीं पूछता। तो देखिए क्या है, इनपुट रजिस्टेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो इनफाइनाइट होता है, और प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है 1 मेगा ओम तक होती है।
आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है और प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होती है 10 लेके 100 ओम तक होता है। ओपन लूप गेन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है और प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है कितना होता है 10 पावर 6 होता है या फिर 120 डेसिबल होता है। बैंडविड्थ जो होता है देखिए बैंडविड्थ कितना होता है तो बैंडविड्थ जो है इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू जो देखते हैं 10 पावर 6 या तो फिर 1 मेगाहर्ट्ज़ होता है। और सीएमएमआर जो होता है सीएमएमआर का मतलब क्या होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है। यह भी इनफाइनाइट होता है और आपका जो प्रैक्टिकली वैल्यू होती है 10 पावर 6 या तो फिर 120 डीबी होता है। और स्लीव रेट जो होता है स्लीव रेट का मतलब होता है देखिए वोल्टेज में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये भी इनफाइनाइट होता है आइडियल कंडीशन में और प्रैक्टिकली वैल्यू जो होती है 80 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग वीडियो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने फार्मूला बनेंगे उन सभी को देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।